बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उवैस कुरैशी। बायोलॉजी क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज का टॉपिक है करियर्स इन बायोलॉजी। करियर्स इन बायोलॉजी। द career of a student is subject to obtain a degree. The students who have chosen the biology that can plan to adopt some as career in following fields. कैरियर्स इन बायोलॉजी को स्टडी करने का मकसद क्या है? कैरियर इन बायोलॉजी को स्टडी करने का मकसद सिर्फ इतना सा है, ये बताना ये चाहते हैं कि जब आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट चूज़ करते हैं और जो सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं वो है बायोलॉजी। तो जब आप डिग्री हासिल कर लेते हैं, बायोलॉजी की स्टडी कर लेते हैं, तो फिर आप जो है वो बायोलॉजी से किस तरह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। उस डिग्री से बायोलॉजी की स्टडी करने के बाद आप ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं जिनको ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद आप अपना फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे इन्होंने एक फ़ील्ड हमें बताई है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी, इसमें क्या होता है, इसमें हम डायग्नोस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं डिज़ीज़ का। ठीक है, जो बीमारियाँ होती हैं उन्हें क्या किया जाता है, उन बीमारियों को डायग्नोस किया जाता है और इनका इलाज किया जाता है। एंड सर्जरी डील्स विद रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिमूवल ऑफ द इफेक्टेड ऑर्गन्स। यानी कि मेडिसिन और सर्जरी जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरियर है बायोलॉजी में। इसमें हम क्या बनते हैं, इसमें आप डॉक्टर बन जाते हैं। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो डॉक्टर बनना चाहते होंगे, जिनकी ये ख्वाहिश होगी कि हम एमबीबीएस करें या बीडीएस करें, सर्जन बने, एफसीपीएस करें। तो जब आप बायोलॉजी में एमबीबीएस की डिग्री ले लेते हैं तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप डिजीज़ के को डायग्नोस करते हैं, उनका इलाज करते हैं। और अगर आप सर्जन हो जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। अब सर्जरी में हम क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं या रिप्लेसमेंट करते हैं या निकाल लेते हैं उस ऑर्गन को जो क्या होता है, अफेक्टेड होता है। यानी कि किसी बीमारी की वजह से अगर आपका कोई ऑर्गन ख़राब हो गया है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, एक मिसाल के तौर पर बात कर रहे हैं, अगर ख़राब हो गया है, अक्सर जैसे लोगों के ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ जाती है। एक छोटी सी बीमारी है किडनी स्टोन। अक्सर ये बीमारी जो है ना वो ज़्यादा हार्ट चीज़ वगैरह खाने वालों को या छाले वगैरह को खाने वालों को या जो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, उन लोगों को होती है। तो उसमें क्या किया जाएगा, अब लाजमी सी बात है, उसमें जो है ना वो उस किडनी में से उस स्टोन को निकाल लिया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं बीमारियों का, और सर्जरी के ज़रिए हम रिपेयर करते हैं, दोबारा से ठीक करते हैं या फिर रिप्लेसमेंट कर देते हैं। एक चीज़ को निकाल कर उसके बदले कोई दूसरी चीज़ का लगा देना, या फिर उस ऑर्गन का ही हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं जो अफेक्टेड होता है, जो ख़राब हो चुका होता है। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है हमारे पास, मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आप बायोलॉजी की स्टडी करके मेडिसिन एंड सर्जरी में डिग्री हासिल कर लेते हैं, यानी कि डॉक्टर बन जाते हैं, तो आप ख़ुद जानते हैं कि आपकी जो लाइफ है वो कितनी अच्छी हो जाएगी। नंबर 2 पर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या, देखिए एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्शन करते हैं वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स की। क्रॉप्स कहते हैं फसलों को। अब इन फसल में हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, फ्रूट्स के साथ वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां उगाते हैं, ठीक है, और डेयरी प्रोडक्ट्स। अब पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्री, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। हमारे पास बहुत ही अच्छा जो है हम लोग बिज़नेस कर सकते हैं एग्रीकल्चर की स्टडी करने के बाद। पूरी दुनिया में ना चंद ममालिक हैं जिन्हें एग्रीकल्चर लैंड कहा जाता है, जिनके पास ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, जिनके पास बड़ा एरिया है एग्रीकल्चर का, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, फसलें उगाते हैं। तो उनमें पाकिस्तान भी एक मुल्क है, पाकिस्तान भी शामिल है। ये एज़ाज़ है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता है। और हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फसलें उगाते हैं और बड़ी अहम अहम फसलें पाकिस्तान के अंदर होती हैं। और मैं सिंध से हूँ और मैं सिंध की बात करूँ तो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट फसलें होती हैं और एक बहुत ही आम, हमारे यहाँ का बड़ा मशहूर आम होता है सिंधड़ी आम जिसको कहते हैं ना।
तो मतलब बात यहाँ पर यह है कि एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, वैरायटीज़ करते हैं क्रॉप्स की। हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें उगाते हैं। शुगर कैन की फसल होती है, वीट की होती है ना, ठीक है ना, राइस है, और बहुत सारी हमारे पास फसलें हैं जिनको हम उगाते हैं। वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स में आपकी जो है प्याज आ जाती है, टमाटर आ जाते हैं, यानी कि पोटैटोज़ आ जाते हैं, टमाटोज़ आ जाते हैं। फिर आपके पास जो है ना वो लेडी फिंगर है, और बहुत सारी जो फसलें हैं। तो ये एग्रीकल्चर एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास स्कोप है बायोलॉजी में, करियर है बायोलॉजी में। और अगर आप एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो फिर आप जो है ना बहुत अच्छा खासा अपना फ्यूचर मेंटेन कर सकते हैं, और अच्छा खासा जो है ना वो आप क्या कर सकते हैं, एक हैंडसम अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं एग्रीकल्चर की स्टडी करने के बाद। अनदर जो कैरियर है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? देखिए, हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर में ही आता है। एग्रीकल्चर की हम एक इसको ब्रांच कह सकते हैं, जिसमें हम करते क्या हैं, वैरायटीज़ पैदा करते हैं प्लांट्स की और उसके प्रोडक्ट्स की, ठीक है। यानी कि जो आप फसलें उगाते हैं उन फसलों के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वैरायटीज़ पैदा करते हैं हॉर्टिकल्चर के ज़रिए। अब वैरायटीज़ मीन्स वेरिएशन। आपने अगर आम की बात की है, मैंगो की बात की है, तो मैंगो आपने देखा होगा एक वैरायटी नहीं है, मैंगो की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ उनके नाम हैं। सिंदड़ी है, चौसा है, और लंगड़ा आम भी होता है, ठीक है ना, दशहरी आम भी होता है। तो इन हर एक आम का अपना अपना जायका है, ठीक है ना, और ये इनकी क्या है, वैरायटीज़ हैं। फिर चावल की अगर हम बात करें तो राइस के हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। बासमती होता है, सैला चावल होता है, ठीक है, और एक और टोटा चावल कहते हैं शायद। तो बहुत सारे हमारे पास वैरायटीज़ हैं। मिर्चियों की हमारे पास वैरायटी है, और इसी तरीके से जो ना वो ऑरेंजेस की आपके पास वैरायटीज़ हैं। फ्रूट्स में आप बहुत सारी वैरायटियाँ पैदा करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर के ज़रिए हम क्या करते हैं, वैरायटीज़ पैदा करते हैं, यानी कि उनकी नई नई अक़साम पैदा करते हैं। फ्लावरिंग करते हैं हम लोग उसमें ना, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर्स हम इसके अंदर पैदा करते हैं हॉर्टिकल्चर के ज़रिए। फ्लावर्स में वैरायटीज़ लेकर आते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल दूं, जैसे कि हमारे पास रोज़, जो ओरिजिनल हमारे पास रोज़ होता है वो तो रेडी होता है ना, लेकिन आपको मुख्तलिफ़ किस्म के रोज़ मिल जाते हैं। पिंक रोज़ मिल जाता है, ब्लैक रोज़ मिल जाता है, येलो रोज़ मिल जाता है। तो ये सब वैरायटीज़ हैं जो हम एग्रीकल्चर के अंदर ही करते हैं, लेकिन किस प्रोसेस के ज़रिए, हॉर्टिकल्चर के प्रोसेस के ज़रिए। तो ये भी एक अच्छा खासा हमारे पास स्कोप है बायोलॉजी के अंदर। फॉरेस्ट्री क्या है? देखिए, फॉरेस्ट्री सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ मैनी काइंड्स विच लिव देयर। बायोडाइवर्सिटी, देखिए ये सोर्स है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायो का मतलब होता है लाइफ, एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है अक़साम। तो फॉरेस्ट्री जो है वो क्या है हमारे पास, वो सोर्स है वेरिएशन का, प्लांट्स की और किसकी, एनिमल्स की, जो एक साथ रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट करने के लिए न्यू फॉरेस्ट एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ एक्सिस्टिंग वंस, ठीक है। अब जो हमारे पास एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं, उनकी स्पीशीज़ को सेव करने के लिए, रिज़र्व करने के लिए, और मज़ीद जो है वो बेहतरी लाने के लिए जो है वो हमारे पास फॉरेस्ट्री की स्टडी बड़ी ज़रूरी होती है। देखिए, फॉरेस्ट्री जो है वो एक इम्पोर्टेंट रखती है। उसकी वजह यह है कि फॉरेस्ट्री में आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, और उन एनिमल्स और प्लांट से हम अच्छा खासा बिज़नेस करते हैं। देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी पुरानी वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो नायाब होते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो नायाब हैं, यानी कि जो हर मुल्क में अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर किसी मुल्क में एक ऐसा जानवर है जो किसी और मुल्क में नहीं पाया जाता, तो फिर वहाँ पर होता ये है कि वो उसकी खुशकिस्मती होती है, और लोग उस जानवर को ख़रीदते हैं, और ख़रीदने के बाद उसे अपने मुल्क ले जाकर ज़ू वगैरह में रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो हमारे पास फॉरेस्ट है ना, अगर हम फॉरेस्ट्री लगाएंगे, फॉरेस्ट्री करेंगे, तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम परिंदों की और मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम के जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो सेफ़ रहेंगे। और फॉरेस्ट्री जो है उससे हम लोग बहुत ही अच्छा जो है वो निज़ाम चला सकते हैं, अपने मुल्क का भी और अपना भी। देखिए किस तरह, देखिए फॉरेस्ट्री में होता ये है कि आपके पास बहुत आला अक़साम की जो है वो लकड़ियाँ होती हैं, दरख्त होते हैं, और वो बड़े महंगे महंगे, बड़े कीमती कीमती दरख्त होते हैं। वो लकड़ी बड़ी महंगी होती है, तो वो लकड़ी क्या करते हैं, उगाई जाती है।
यानी कि उस दरख्त को उगाया जाता है और उगाने के बाद उन दरख्तों को जो है वो कटिंग करने के बाद सेल कर दिया जाता है और एक बहुत ही अच्छा अमाउंट जो है वो उनके बदले हासिल किया जाता है। तो फॉरेस्ट्री भी एक इम्पॉर्टेंट कैरियर है बायोलॉजी में। फिर है फार्मिंग। फार्मिंग देखिए एक प्रोफेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फार्म्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम लोग कौन कौन से फार्म्स लगाते हैं, फ़िश फार्म्स लगाते हैं, कैटल्स के फार्म्स लगाते हैं और पोल्ट्री फार्म्स वगैरह लगाते हैं। अब ये फ़िश फार्म, कैटल फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स क्यों लगाते हैं? लाज़मी सी बात है, बिज़नेस करने के लिए। अब फ़िश फार्म के अंदर क्या करते हैं, मछलियों को उगाया जाता है, ठीक है। और जब वो मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं 1.5 साल में, 2 साल में, तो फिर उन मछलियों को निकाल कर सेल आउट किया जाता है और उनके बदले बहुत अच्छी रकम हासिल हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि जो लोग ज़मींदार होते हैं, यानी कि जिनके पास ज़मीनें वगैरह होती हैं, तो वो क्या करते हैं, छोटी-छोटी सी मछलियाँ, यानी कि मछलियों के जो छोटे-छोटे से बच्चे होते हैं, उसको लाकर उस पानी में डाल देते हैं और फिर साल 1.5 साल के लिए उनको छोड़ देते हैं। उनको खाना वगैरह भी खिलाते हैं, उनकी सफाई वगैरह रखते हैं, ख़्याल करते हैं और वो मछलियाँ जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और अच्छा खासा वेट गेन कर लेती हैं, तो फिर वो उसको निकाल कर सेल आउट कर देते हैं और उसके बदले लाखों रुपए की इनकम जो होती है वो जनरेट हो जाती है। इसी तरीके से कैटल्स फार्म है, यानी कि मवेशियों का फार्म है, जहाँ पर गाय, भैंस, बकरी वगैरह, दुम्बे, इनको जो है वो रखा जाता है और इनको रखने की वजह क्या होती है, वो भी यही होती है ताकि इनसे जो क्या कर सकें, इनको सेल आउट करने के बाद अच्छी खासी रकम जो है वो हासिल कर सकें। फिर इसी तरह पोल्ट्री फार्म्स हैं, आपको पता है चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा खाई जाती है पाकिस्तान के अंदर, तो लोग पोल्ट्री फार्म्स वगैरह लगाते हैं और फिर उन फार्म्स में मुर्गियाँ उगाने के बाद उनको सेल आउट करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं भाई, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आर यूज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एज सोर्स ऑफ मीट एंड मिल्क, लेदर, वूल एक्सेट्रा। अब इसमें काम और करते हैं और भी क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, न्यू न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं उन एनिमल्स की जो सोर्स ऑफ मीट है, यानी कि खाने का ज़रिया है या मिल्क है या लेदर है या जिनसे हम वूल वगैरह हासिल करते हैं। लेकिन बड़ा ज़रूरी है, अगर हम लोग लेकिन देसी मुर्गी, फार्मी मुर्गी की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान में बड़ा आम है, लेकिन देसी मुर्गी नायाब हो गई है। पहले ये था कि लोग देसी मुर्गी खाया करते थे, फार्मी मुर्गी नहीं हुआ करती थी, तो उससे ना लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी पूरी नहीं होती थी, क्योंकि आपने देसी मुर्गी घर में जो है ना वो रखी है, फिर वो अंडे देगी, फिर बच्चे निकलेंगे, फिर बच्चे बड़े होंगे, फिर आप क्या करेंगे, उस देसी मुर्गी को पकाएंगे और खाएंगे, ठीक है। तो यानी कि मुर्गी का गोश्त तो आपके लिए नायाब हो जाएगा, फिर आप शायद महीनों आपको इंतज़ार करना पड़े। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, पोल्ट्री फार्म्स के अंदर आपको पता होगा, अगर आप नहीं गए तो कभी एक बार विज़िट कीजिएगा, उन्होंने मशीनरीज़ लगाई हुई होती हैं जिसमें वो क्या करते हैं, एक टेम्परेचर को डेवलप करते हैं और टेम्परेचर को डेवलप करने के बाद जो अंडे होते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं, यानी कि उसमें चेहर्स आउट होते हैं और फिर उनको जो है ना बड़ा मुर्गी में तब्दील करने के बाद उसको सेल आउट होते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाती है। और मिल्क, दूध, इसकी बड़ी रिक्वायरमेंट है हमारे पास, ठीक है ना। तो दूध की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए लेदर, जाके आपकी ये चप्पलें वगैरह बन सकें, आपके ये शूज़ के साथ साथ जो है ना वो पर्स वगैरह बन सकें, जैकेट्स वगैरह बन सकें, और वूल, ऊन, ठीक है ना, जो सर्दियों में हम लोग ये ब्लैंकेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं या स्वेटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो फार्मिंग एक बड़ा इम्पोर्टेंट कैरियर है बायोलॉजी के अंदर, कि जिसके ज़रिए आप बहुत ही अच्छी खासी जो है ना वो इनकम को जनरेट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री। अब देखिए एनिमल हस्बेंड्री क्या है, ये प्रोफेशन है और ये पार्ट है एग्रीकल्चर साइंस का, ठीक है। ये एग्रीकल्चर जो हमने पीछे डिस्कस किया है, ये एग्रीकल्चर का ही पार्ट है और इसमें हम करते क्या है, ब्रीडिंग कराते हैं एनिमल्स की, ठीक है। ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि आप दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिलाते हैं और मिलाने के बाद उनकी नस्ल को पैदा करते हैं, ठीक है। और वो बेनिफिशियल होती है किसके लिए, इंसानों के लिए। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ को, यानी कि ऐसे एनिमल्स की स्पीशीज़ को बढ़ाया जाता है या पैदा किया जाता है जो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिशरीज़। अभी मैंने फ़िशरी पर बात की है कि ये एक प्रोफेशन है और इसमें हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिशेस की प्रोडक्शन करते हैं
और ये बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, खाने का बहुत ही अच्छा ज़रिया है। और फ़िशेस जो है वो पूरी दुनिया में ये बिज़नेस किया जाता है, ये प्रोफेशन है जिसको लोग करते हैं। और अभी मैंने बताया आपको कि इसमें फार्म्स वगैरह बनाते हैं, और फार्म्स के अलावा भी जो लोग हैं वो समंदरों से और दरियाओं से इन मछलियों को कैप्चर करते हैं, और फिर इसका बहुत ही अच्छा एक बिज़नेस है पूरी दुनिया में। और लाखों लोग जो है वो इस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हैं, जो फ़िशेस वगैरह को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं और फिर उनको सेल आउट वगैरह करते हैं। लास्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। भाई ये बड़ी इम्पोर्टेंट एंड सेंसिटिव प्रोफेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं ऑफ जीन टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, सच एज इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, इंटरफेरॉन्स फ्रॉम बैक्टीरिया एज वेल एज अदर, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, बायो और टेक्नोलॉजी, ये पहले भी मैं ब्रांच पढ़ा चुका हूँ और आज फिर इसके बारे में बात कर लेते हैं कि बायो का मतलब होता है लाइफ और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक, ठीक है। वो टेक्निक जो इस्तेमाल की जाती है जीन्स को चेंज करने के लिए, और हम लोग क्या करते हैं उसमें जो चेंज लेकर आते हैं वो इसलिए लेकर आते हैं ताकि हम लोग अपने मन चाही चीज़ों को डेवलप करा सकें, चीज़ों को बना सकें। ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा केमिकली प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए सर्वाइव करने के लिए, और अगर वो नेचुरली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस ना हो रहे हों तो उनको प्रोड्यूस कराया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। जैसे कि इंसुलिन है, इंसुलिन पर बात कर लेते हैं। ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन आप जानते हैं कि एक किस्म का हार्मोन होता है, और ये जो हार्मोन है ये कंट्रोल करता है हमारी डायबिटीज़ को, यानी कि शुगर लेवल को। अगर इंसुलिन की आपकी बॉडी में कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो हाई डायबिटिक यानी कि बंदे को जो है वो डायबिटीज़ हो जाती है और वो शुगर का पेशेंट हो जाता है, ठीक है। उसकी बॉडी में ग्लूकोज़ का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में नॉर्मल रहे तो डायबिटीज़ नहीं होती, और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो फिर डायबिटीज़ लो, यानी कि इंसान को जो है वो शुगर लो होना शुरू हो जाती है। तो इंसुलिन का जो लेवल है वो मेंटेन होना चाहिए। अब वो लोग जिनको डायबिटीज़ हो गई है, जिनकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है, और इंसुलिन लेवल कम होने से शुगर का लेवल बढ़ गया है, तो अब ऐसे पेशेंट अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शंस वो लोग लगाते हैं, फिर वो उनकी रेंज पर होता है, यानी कि कितनी ज़्यादा उनको डायबिटीज़ है, और दिन में 2 बार भी लगाते हैं कुछ, ठीक है ना, कोई 1 बार भी लगाता है, तो मुख्तलिफ जो है वो इसका क्राइटेरिया है। तो अब इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये इंसुलिन हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे ना, हमारा जो पैंक्रियाज़ है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, और उसके प्रोड्यूस ना करने की वजह से जो है वो हमारे पास शुगर बढ़ रही है, और उसको मेंटेन तो करना, अगर नहीं करेंगे तो वो सबब बनेगी आगे जाके बहुत सारी बीमारियों का, और हो सकता है कि वो मौत का सबब बन जाए। तो अब ये जो इंसुलिन है ये बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाई जाती है, और देन हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम उस डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पाते हैं। फिर ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ठीक है, इसी तरीके से इंटरफेरॉन्स हैं, और इसमें जो ना बैक्टीरिया का अपना एक बड़ा किरदार होता है। बैक्टीरिया को भी हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए बैक्टीरिया जो एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, और एक बड़ी टेक्निक होती है। मैं यहाँ सिर्फ आपको जनरली समझा देता हूँ कि इसमें करते क्या हैं। इसमें करते ये हैं कि बैक्टीरिया के पास जो न्यूक्लियोइड होता है उसमें जो है ना ये जो केमिकल हम लोगों को बनवाना होता है उसको डाल देते हैं, और जब वो बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करते हैं, यानी कि बाइनरी फिजन का प्रोसेस करते हैं, जब एक बैक्टीरिया ख़ुद को 2 हिस्सों में तोड़ेगा, फिर 2 बैक्टीरिया 4 हो जाएंगे, तो उस तरीके से जो केमिकल सब्सटेंसेस हमने उनकी बॉडी में डाले थे वो बनते चले जाएंगे। देन फिर हम उनको निकाल कर और इस्तेमाल करेंगे एज आ मेडिसन, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, और आने वाले वक्त में बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है हम लोग बहुत ही आगे निकल जाएंगे, और नई नई किस्म के जो है ना वो चीज़ों को हम लोग डेवलप कर सकेंगे। तो ये टॉपिक हमारा मुकम्मल हुआ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे चलें।